हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा भटनेर आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। मई 2022 करंट अफेयर की सीरीज के अंदर आज हम चौथी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण से संबंधित जो भी करंट अफेयर रहा होगा हमारा मई 2021 पूरे एक महीने का, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने वाले हैं। पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट कह दूं, साथ में हम जियोग्राफी के भी कुछ फैक्ट यदि हमें जानने को मिलेंगे तो उन सब के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए हम आते हैं सीधा आज के हमारे पहले टॉपिक पर। पहला टॉपिक है भारतीय अंटार्कटिक विधेयक मसौदा। अंटार्कटिक, आपको पता है विश्व के अंदर 7 महाद्वीप है और उन 7 महाद्वीप के अंदर एक हमारे पास ऐसा महाद्वीप है दक्षिणी गोलार्ध में या दक्षिणी ध्रुव पे मैं कह सकता हूँ, जो बिल्कुल बर्फ से जमा हुआ महाद्वीप है। उसी महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिक महाद्वीप। और उसी अंटार्कटिक महाद्वीप के लिए हाल ही के अंदर भारत की लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया है, बिल पेश किया गया है, जिसका नाम रखा गया है भारतीय अंटार्कटिक विधेयक। उसका अभी तक मसौदा ही है क्योंकि वो हमारे पास बिल है, केवल एक्ट अभी तक नहीं बना है। एक्ट बन जाएगा तब हम एक्ट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि इस बिल में क्या क्या संशोधन हुए या ये बिल वैसे का वैसा ही कानून के रूप में स्वीकार कर लिया गया, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन आज की डेट में हम करने वाले हैं जो बिल पेश किया गया था, उस बिल के अंदर क्या क्या था, उस बिल की जरूरत हमें क्या पड़ी, क्यों पड़ी, और वो बिल किन किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा, इस सभी की जानकारी हम हासिल करने वाले हैं इस विषय में। फिर मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर केवल करंट अफेयर्स करने वाले हैं। मैं आपको इन्वायरमेंट सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं देने वाला हूँ, जियोग्राफी सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं देने वाला हूँ, केवल आपको वो पॉइंट बताने वाला हूँ जो करंट अफेयर के अंदर उन सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट रहे हैं और करंट अफेयर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा है। यदि आप अपने सब्जेक्ट के साथ हमारी करंट अफेयर की क्लासेस को देखोगे तो आप मैक्सिमम फायदा उठा पाओगे। अकेला सब्जेक्ट भी आपको फायदा नहीं दे सकता है, और यदि आप सोचो कि अकेली करंट अफेयर की क्लास लगा लेंगे और हमारा प्री क्लियर हो जाएगा, मेन क्लियर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर दोनों मिलके सोने पे सुहागा होगा और आप बड़ी आसानी से अपना यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने की तरफ आप बढ़ने लग जाओगे। इसीलिए बार बार आपसे कहता हूँ, आप सब्जेक्ट भी पढ़ना, उसके साथ साथ आप करंट अफेयर भी पढ़ना। यदि करंट अफेयर के अंदर कुछ ऐसी टर्म हैं जिसको एक्सप्लेन करना बहुत लेंदी हो जाएगा तो उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आप जानते हो हमारे पास समय सीमा होती है, तो कोई लेंदी टर्म हो और उसको एक्सप्लेन हम नहीं कर पाए तो उसको भी आप अपनी करंट जो मेन सब्जेक्ट की बुक है उसमें से पढ़ना चाहिए आपको। मैं आपको बताता चलूँगा कि यदि कोई लेंदी टर्म होगी और मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इस टर्म को हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, ये आपको अपनी बुक के अंदर मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हो आप हमारी क्लासेस का, तो हमारे द्वारा बताई गई गाइडलाइन को भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, आपको अच्छे से एग्जाम क्लियर करने में सहायता मिलेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि चर्चा के अंदर क्यों रहा। चर्चा में क्यों रहा मैंने बता दिया कि हाल ही के अंदर भारत सरकार ने लोकसभा के अंदर अंटार्कटिक विधेयक पेश किया। मैंने भी कहा कि ये विधेयक है, बिल नहीं बना है, तो हाल ही में ये विधेयक पेश किया गया है जिसमें अंटार्कटिक की यात्राओं, गतिविधियों के साथ साथ महाद्वीप पर मौजूद लोगों के बीच में उत्पन्न होने वाले संभावित विवादों को विनियमित करने हेतु प्रावधानों की परिकल्पना की गई है। क्या क्या चीज़ है इसके अंदर? पहला, यदि हम अंटार्कटिक की यात्राओं या अंटार्कटिक महाद्वीप की यदि यात्रा करते हैं तो उसके बारे में क्या नियम होने चाहिए, वहाँ पर किसी तरह की एक्टिविटी करते हैं तो वहाँ पे क्या नियम होने चाहिए, और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, अभी आम इंसान तो वहाँ नहीं रहता होगा, जो वैज्ञानिक लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं रिसर्च के लिए, तो जो वहाँ पर वैज्ञानिक लोग रह रहे हैं और उनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट यदि पैदा हो जाता है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इन सभी के बारे में नियम और विनियमन बनाने की जो प्रक्रिया है वो इस अधिनियम के अंदर, इस विधेयक के अंदर हमें दी गई है। यह विधेयक भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों पर भी लागू होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो विधेयक है भारतीय नागरिकों पे तो लागू होगा ही होगा, इसके साथ साथ विदेशी नागरिकों के ऊपर भी लागू होगा। अब आप कह दोगे सर भारत सरकार का बनाया गया बिल विदेशी नागरिकों के ऊपर लागू कैसे हो सकता है? तो यदि आपने भारतीय संविधान के आर्टिकल 245 वगैरह को पढ़ा है तो उसमें बताया गया है कि भारत सरकार के बनाए गए बिल किस किस के ऊपर लागू हो सकते हैं।
तो यदि कोई ऐसा एरिया है जो भारत सरकार के अंडर में है, भारत सरकार के अधीन में है, और उस एरिया में कोई भी लोग रहते हो, चाहे विदेशी लोग रहते हो, चाहे इंडियन लोग रहते हो, उन सबके ऊपर इंडियन कानून लागू होगा। तो हम भी जानते हैं कि अंटार्कटिक के अंदर भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं या बहुत से ऐसे स्टेशन हैं जिनको अलग अलग देशों ने स्थापित किया गया है, और उस स्टेशन के लिए ही हमें बिल बनाया गया। जो भारत के 2 स्टेशन है, वहां पर हम चर्चा करेंगे कौन कौन से 2 स्टेशन हैं। भारत के 2 स्टेशन जहां पर स्थापित है अंटार्कटिक महाद्वीप के अंदर, तो उस एरिया में जितने भी लोग आते हैं उन सभी के ऊपर ये भी लागू होगा, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो। और उस एरिया के लिए भी हम नियम बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरा के पूरे अंटार्कटिक महाद्वीप के लिए बिल बना रहे हैं, नहीं। जो हमारा एरिया है और जहां पर हमने इंडिया ने रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिक स्टेशन स्थापित किए हुए हैं अंटार्कटिक के अंदर, हम केवल उसी एरिया के लिए बिल बना रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि चाहे भारतीय नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो, यदि हमारे जो स्टेशन है, हमारे स्टेशन के ऊपर रह रहे हैं, हमारे स्टेशन के ऊपर आएंगे, तो उसको इन बिल का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा, इस कानून का पालन करना पड़ेगा। अक्टूबर 2021 में भारत ने अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा तथा पूर्वी अंटार्कटिक और वेडेल सागर को समुद्री सुरक्षित क्षेत्रों के रूप में नामित करने हेतु यूरोपीय संघ द्वारा सह प्रायोजित एक प्रयास का समर्थन किया था। 2021 के अक्टूबर के अंदर यूरोपीय संघ जो है उसने क्या रखा था भाई, अपना एक हिसाब से मेमोरेंडम रखा था। उस मेमोरेंडम में कहा था, 3 बातें कही थी। पहली बात क्या कही थी कि जो अंटार्कटिक का पर्यावरण है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एक विशेष पर्यावरण है वहाँ का। वहाँ के पशु पक्षी विशेष हैं, जानवर विशेष हैं, रहने वाले विशेष हैं, वहाँ की जलवायु सब कुछ विशेष है, तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। पहला तो ये प्रस्ताव रखा। दूसरा क्या था भाई, पूर्वी अंटार्कटिक तथा जो वेडेल सागर है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ वेडेल सागर कहाँ है, पूर्वी अंटार्कटिक कहाँ है। तो यदि हम आगे चलते हैं तो ये जो आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास कौन सा सागर है, वेडेल सागर है। और ये जो हमें दिख रहा है, भी इसको यदि मैं इस तरह से बांटूं तो ये हमारे पास क्या होगा भाई, ईस्ट होगा, ये हमारे पास वेस्ट होगा, ये हमारे पास ईस्ट होगा, ये हमारे पास वेस्ट होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, नॉर्थ होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, साउथ होगा। तो ये जो एरिया है, इस एरिया को तथा ये जो वेडेल सागर हो गया, इस एरिया को उन्होंने क्या करना चाहा था भाई, जो समुद्र संरक्षित क्षेत्र जो होता है, इसको हम बोलते हैं हमारी भाषा के अंदर MPA, मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया जिसको बोला जाता है, या समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव रखा था यूरोपियन संघ ने, और उसको भारत ने समर्थन दिया था। किन किन चीज़ों को, पहला तो पूर्वी अंटार्कटिक को, और दूसरा किसको भाई, वेडेल सागर को। ये मैंने आपको दिखा दिया वेडेल सागर क्या है। इससे पहले अंटार्कटिक में 100 किलोमीटर लंबे हिमशैल जो तीव्रता से पिघल रहा है को औपचारिक रूप से ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन के बाद ग्लासगो नाम दिया गया था। आजकल ये ट्रेंड चल पड़ा है कि जहां पर भी हमारे पास पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठक होती है, कोई सम्मेलन होता है, तो उसी सम्मेलन के नाम पे, जिस शहर में वो सम्मेलन हुआ है, उसी सम्मेलन के नाम पे किसी ग्लेशियर का नाम, किसी पर्वत का नाम, किसी पहाड़ का नाम रख दिया जाता है, जो उस साल पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन की वजह से नुकसान के अंदर रहता है। तो ऐसा ही हुआ कि जिस ग्लासगो के अंदर जब जलवायु शिखर सम्मेलन हो रहा था, उसी टाइम पता चलता है कि एक हिमशैल है, एक बर्फ की चट्टान है, ऐसा हम कह सकते हैं, जो 100 किलोमीटर लंबी बर्फ की चट्टान है, अंटार्कटिक महासागर के अंदर, महाद्वीप के ऊपर है, और वो लगातार तेजी से पिघलती जा रही है। तो उस बर्फ की चट्टान का नाम क्या रख दिया गया भाई, ग्लासगो नाम रख दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में ग्लासगो नाम किसे दिया गया। ऑप्शन में आ सकता है एक हिमशैल को दिया गया, एक पर्वत को दिया गया, एक पठार को दिया गया, एक नदी को दिया गया, एक तूफान को दिया गया, एक चक्रवात को दिया गया। ऐसे ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। तो उसमें हमारा सही ऑप्शन क्या होगा भाई, ये ग्लासगो क्या है, 100 किलोमीटर लंबी एक हिमशैल है, अंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपर स्थित है, और वो जलवायु परिवर्तन की वजह से तेजी से पिघलती जा रही है। इसलिए ग्लासगो शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसके बाद इसको नाम क्या दे दिया गया भाई, ग्लासगो नाम दे दिया गया उस हिमशैल को जो पिघल रही है, उस चट्टान को। यदि अंटार्कटिक की बात करते हैं तो आप जानते हो अंटार्कटिक पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम द्वीप है, महाद्वीप है, आप जानते हो भी सबसे साउथ में यदि हम देखें तो साउथ पोल पे स्थित है। इसमें भौगोलिक रूप से दक्षिण ध्रुव शामिल है, मैंने आपको बता दिया, और यह है दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है। आप जानते हो कि 66 से ही 1/2 डिग्री से लेके उसके बाद का जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं भाई, अंटार्कटिक क्षेत्र कहते हैं। तो ये उसी एरिया के अंदर स्थित है। 14 लाख, ये पॉइंट है भाई, 14 लाख वर्ग किलोमीटर, 5.4 लाख वर्ग मील में विस्तृत यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एरिया वगैरह नहीं पूछेंगे, आपको एडिशनल जानकारी दी गई, आपसे नहीं पूछेंगे। अब हम जानकारी हासिल करते हैं कि इस विधेयक के अंदर
क्या क्या प्रावधान किए गए। तो पहला, जैसे हमने बताया था कि यात्राएं जो की जाएंगी, उन यात्राओं के बारे में नियम बनाए जाएंगे इस विधेयक के तहत। तो इस विधेयक के तहत सख्त दिशा निर्देश तथा परमिट की एक प्रणाली सूचीबद्ध की गई है, जो सरकार द्वारा नियुक्त समिति के माध्यम से जारी की जाएगी। भी परमिट किस तरह से दिया जाएगा इसके बारे में इसमें प्रणाली विकसित की गई है, और ये प्रणाली कौन बताएगा हमें, या नियम कौन बताएगा, परमिट कैसे मिलेंगे। भारत सरकार के द्वारा एक समिति गठित की जाएगी और उस समिति हमें बताएगी, जिसके बिना किसी भी अभियान या किसी भी व्यक्ति को अंटार्कटिका में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब तक जो होता रहा है, लेकिन इस नियम के आने के बाद यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी अभियान भी वैज्ञानिक अभियान यदि वहां पर जाना चाहता है, तो इस कमेटी के जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं नियम के तहत ही जा पाएगा, अदरवाइज नहीं जा पाएगा। विधेयक के तहत प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, उत्सर्जक मानकों तथा सुरक्षा नियमों की निगरानी, क्रियान्वयन तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अंटार्कटिक शासन एवं पर्यावरण संरक्षण समिति की स्थापना करने का प्रावधान है। तो ये दूसरी समिति और बनाई जाएगी। पहली समिति तो नियम बनाने का काम करेगी, दूसरी समिति अंटार्कटिक शासन तथा पर्यावरण संरक्षण समिति के नाम से एक समिति बनाई जाएगी, जिस समिति का काम क्या होगा भाई, जो इंटरनेशनल लॉज हमारे पास बने हुए हैं उनकी पालना करवाना, जो भी हमारे पास उत्सर्जन के माप भी आपने कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आप उत्सर्जित कर सकते हो, कितने और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कितने भी आप कण जो भी आप वायु के अंदर छोड़ते हो, किस तरह की उत्सर्जन कर सकते हो, वहां पर जाके उनके हमारे पास जो स्टैंडर्ड बने हुए हैं उनकी पालना करवाना, जो भी वहां पे सुरक्षा के नियम बने हुए हैं उनकी पालना करवाना, निगरानी के जो नियम बने हुए हैं उनकी पालना करवाना, क्रियान्वयन करवाना, इस सभी को सुनिश्चित करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी, जिसका नाम क्या होगा, अंटार्कटिक शासन एवं पर्यावरण संरक्षण समिति। तो ये हमारे पास पहला इसका प्रावधान है कि यात्राओं के ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। दूसरा, खनिज संसाधनों की रक्षा करना। हम सभी जानते हैं कि जहां जहां महाद्वीप है वहां हमारे पास खनिज संसाधन है, तो अंटार्कटिक के ऊपर भी खनिज संसाधन है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यह विधेयक ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, उत्खनन या खनन संसाधनों के संग्रह या यहाँ तक कि खनिज भंडार की पहचान करने संबंधी गतिविधियों पर भी रोक लगाता है। तो ये कहता है कि आप किसी भी तरह की वहाँ पे ड्रिलिंग नहीं करोगे, छेद नहीं करोगे। इवन तो यहाँ कह दिया कि आप वहाँ पर जाके किसी भी तरह की खनिज पदार्थों की न पहचान करोगे न ही खोज करोगे। यहाँ केवल परमिट के साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधान को अनुमति दी जा सकती है। यदि ऐसा काम करने की अनुमति दी गई है तो केवल परमिट के साथ दी गई है। और किनको दी गई है, केवल और केवल जो साइंटिफिक रिसर्च हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान हैं, केवल उन्हीं को वहां पर रिसर्च करने की अनुमति है। उसके अलावा किसी थर्ड पर्सन को वहां पर रिसर्च करने की अनुमति नहीं दी गई है। तीसरा, स्थानिक पौधों की रक्षा करना। ये मैंने आपको बताया कि वहाँ की जो पर्यावरण है, वहाँ की जो पारिस्थितिकी है, एक विशेष प्रकार की है, दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं पाई जाती है, तो उसकी रक्षा करना भी हमारा दायित्व बनता है। इसके तहत स्थानिक पौधों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर सख्त रोक रहेगी, जैसे कि हेलीकॉप्टर उतारना या हेलीकॉप्टर उड़ाना, पक्षियों को परेशान करने के लिए अग्नियास्त्रों का प्रयोग करना, अंटार्कटिक की स्थानीय मृदा या किसी भी जैविक सामग्री को हटाना, ऐसी किसी भी अन्य गतिविधि में संलग्न होना जो कि पक्षियों तथा जानवरों के आवास के प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। कि कुल मिला के हमें ऐसी कोई भी एक्टिविटी में नहीं करें जो वहाँ की जो स्थानीय पौधे हैं, स्थानीय पेड़ पौधे हैं या स्थानीय पक्षी हैं, उनको किसी भी तरह से डिस्टर्ब करे। आगे, अंटार्कटिक के स्थानीय पक्षियों के अलावा किसी भी प्रजाति को प्रवेश करने से प्रतिबंधित करना, कि वहाँ पर जो स्थानीय पक्षी हैं, नेटिव जो बर्ड्स हैं, केवल उन्हीं को रहने दिया जाए। उसके अलावा किसी भी दूसरे महाद्वीप से ले जाके वहाँ पे पशु पक्षी नहीं छोड़े जाएं, इसके बारे में नियम बनाते हैं। ऐसे जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव जो कि अंटार्कटिका के स्थानिक नहीं हैं को पेश करना प्रतिबंधित होगा। नियम का उल्लंघन करने वालों को कारावास के साथ साथ दंड का प्रावधान भी दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यदि आप नियम का उल्लंघन करते हो तो आपको कारावास भी होगी और दंड भी दिया जाएगा। भारतीय टूर ऑपरेटरों से संबंधित प्रावधान। जो भी भारत के टूर ऑपरेटर्स हैं, जो भी लोग वहां का टूर ऑपरेट करते हैं, उनको भी परमिट प्राप्त करने के बाद ही वहां पे काम करने के लिए क्या होगा भाई, परमिशन दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। तो इस लॉ के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, यात्राओं का रूल बनाया जाएगा, खनिज संसाधनों की रक्षा करने के प्रावधान किया गया है, वहाँ के जो लोकल पेड़ पौधे हैं, लोकल पशु पक्षी हैं, उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, वहाँ के पशु पक्षियों के अलावा बाहर से पशु पक्षी नहीं छोड़े जाएंगे, इसके बारे में बात की गई है। और लास्ट में कहा गया है कि भारत के जो टूर प्रोवाइडर हैं उनके बारे में क्या क्या रूल बनाए जाएंगे, उनको भी इसके तहत कोऑर्डिनेट किया जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि इस तरह का कानून बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो अंटार्कटिक संधि के प्रावधानों को पूरा करने हेतु एक संधि हुई थी भाई 1983 के अंदर, अंटार्कटिक संधि। तो अंटार्कटिक संधि के अंदर भारत ने भी साइन किया हुआ है।
तो भारत ने यदि वहाँ पे साइन किया है उस संधि के अंदर, तो उस संधि में जो जो प्रोविजन है उनको मानना भारत के लिए बाध्यकारी है। तो उसी संधि के तहत हमने क्या किया है भाई कि हमारे लिए बाध्यकारी हो जाता है कि हम उन क्षेत्रों को नियंत्रण करने के लिए कानून बनाएं जो हमारे अधिकार के अंदर है, और उसी को पालित करने के लिए ही हमने क्या बनाया, कानून बनाया है। भारत ने 1983 में अंटार्कटिक संधि का हस्ताक्षर करता है। भारत ने कब किए थे भाई अंटार्कटिक संधि पे साइन? 1983 के अंदर, तथा इस संधि ने भारत को महाद्वीप के उन हिस्सों के नियंत्रण के लिए कानूनों के एक समूह को निर्दिष्ट करने हेतु बाध्य किया है, जो उसके अनुसंधान मैंने पहले भी बता दिया, जहां जहां पर जिस देश के अनुसंधान के अंदर है उन देशों को कहा गया है कि आप उस एरिया को रेगुलेट करने के लिए वहां के लिए क्या बनाओ भाई, कानून बनाओ। और इसी के तहत हमने क्या बनाया, कानून बनाया है। अंटार्कटिक महाद्वीप पर भारत के 2 अनुसंधान केंद्र, पहले ही मैं बता चुका हूं कि 2 हमारे पास रिसर्च सेंटर वहां पर है। पहले का नाम है मैत्री और दूसरे का नाम क्या है, भारती। मैत्री 1989 के अंदर हमने स्थापित किया था, भारती 2012 में स्थापित किया था। मैत्री जो है वो सिरमार्कर हिल के अंदर स्थापित किया है हमने, और जो भारती है वो कौन सी है भाई, लारेसमैन हिल में स्थापित किया है। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट यदि पूछा जाता है तो 2, 4, 5 स्टेटमेंट आते हैं, उसमें से एक स्टेटमेंट फैक्चुअल हो सकता है। सीधा पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिक के अंदर हमारे, सीधा ये भी पूछा जा सकता है भाई मैत्री तथा भारती क्या है, कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है। तो याद होना चाहिए मैत्री तथा भारती अंटार्कटिक महाद्वीप के अंदर भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। भारत के द्वारा अंटार्कटिक कार्यक्रमों के तहत अब तक 40 वैज्ञानिक अभियान पूरे किए जा चुके हैं। ये फैक्ट है, याद रखो तो अच्छी बात है। 40 वैज्ञानिक अभियान हम अब तक पूरे कर चुके हैं। महाद्वीप की प्राचीन प्रकृति का संरक्षण करना, ये भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन से ऐसी हैं, संधियां ऐसी हैं जो हमें बाध्य करती है कि जो वहाँ की प्राचीन प्रकृति है उसका भी क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। जैसे अभी हमने देखा कि पेड़ पौधे नहीं काटने हैं, पेड़ पौधों का बचाव करना है, दूसरे पक्षियों को वहाँ पे नहीं रखना है। तो किसके लिए किया जा रहा है कि वहाँ की जो प्राचीन प्रकृति है उसका संरक्षण किया जाए। भारत अंटार्कटिक समुद्री जीवित संस्थानों के संरक्षण पर कन्वेंशन, पहली क्या है भाई, अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन, पहली कन्वेंशन तो ये संधि। दूसरी अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन। तो 2 है हमारे पास, पहली समुद्री जीवित संसाधन, दूसरी हमारे पास क्या है, अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण के लिए आयोग। अच्छा, पहले कन्वेंशन है, दूसरा क्या है, आयोग है। ये 2 अलग अलग संधियां हैं, इन संधियों का भी हस्ताक्षरकर्ता देश है, और ये संधियां, दोनों ही संधियां भारत को वहां की प्राचीन प्रकृति जो है, वहां का एनवायरनमेंट जो है उसका संरक्षण करने के लिए क्या करती है, बाध्य करती है। तो इन्हीं बाध्यताओं के तहत ही हमने वहां पे क्या बनाया है, कानून बनाया है। तो हमने पहली रिपोर्ट आज के बारे में हासिल की, अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में। अब जो करंट अफेयर के अंदर था वो तो हमने पढ़ लिया। अब इसके अलावा आप अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में और जो भी जानकारी हासिल कर सकते हो, अपनी जियोग्राफी की बुक से जानकारी हासिल कर सकते हो। साथ ही साथ आपको अपनी इन्वायरमेंट की बुक में भी इन्वायरमेंट, जो अंटार्कटिक महाद्वीप है वहाँ पे कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, कौन से पशु पाए जाते हैं, कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, इस सब के बारे में भी आपको जानकारी हासिल करनी चाहिए ताकि आपकी तैयारी मुकम्मल हो सके। सेकंड हम बात करते हैं न्यूज़ के बारे में, ध्वनि प्रदूषण पर UNEP की रिपोर्ट। अब देखिए ये छोटे छोटे टर्म हैं, ये आपको बार बार बताना मुझे सही नहीं लगता। हमारी आप पिछली वीडियो देखोगे तो इनके अंदर हमने UNEP, FICCI इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा की है। CITEC इनकी फुल फॉर्म क्या है, ये सब क्या है, मैं अब ये मान के चलता हूँ कि इनकी फुल फॉर्म वगैरह आपको पता होगी। हम बार बार इनकी फुल फॉर्म वगैरह के बारे में ही जानकारी हासिल करते रहेंगे तो सिलेबस कभी पूरा नहीं हो पाएगा हमारा। तो UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका पूरा नाम है, और मैं ये मान के चलता हूं कि आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी होगी। 1 मिनट थोड़ा सा गैप लेना होगा हमें। हाँ, तो अपने फिर से शुरू करते हैं। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP का नाम मैंने बताया आपको क्या है भाई, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UN एनवायरमेंटल प्रोग्राम रिपोर्ट, जिसका एक शीर्षक क्या था भाई, वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। इसने वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की है UNEP ने। UNEP हम पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं कि इसका काम केवल यही है कि पर्यावरण के बारे में जितने भी हमारे पास रिपोर्ट्स हो सकती है, किसी भी मैटर के ऊपर, अलग अलग मुद्दों के ऊपर रिपोर्ट जारी करना। तो हाल ही के अंदर इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022, वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। और इस रिपोर्ट के अंदर ध्वनि प्रदूषण या अलग अलग तरह के प्रदूषणों के बारे में जिक्र किया गया है।
खास करके ध्वनि प्रदूषण के बारे में जिक्र किया गया है। और ध्वनि प्रदूषण का जिक्र करते हुए इन्होंने हाल ही के अंदर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का भी उल्लेख कर दिया है। और मुरादाबाद जिले का उल्लेख कर दिया, ये एक विवाद का विषय बन गया कि ये जिला कहाँ से आ गया, क्यों विवाद का विषय बना, हम आगे थोड़ी सी देर में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन यदि मुरादाबाद जिले का जिक्र नहीं होता तो हमारे लिए रिपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट नहीं होती। इस जिले का जिक्र हुआ, इस वजह से विवाद के अंदर आ गई। विवाद के अंदर आगे तो हमारे पास यूएनईपी की ये जो रिपोर्ट है, फ्रंटियर रिपोर्ट 2022, इंपॉर्टेंट हो चुकी है। फ्रंटियर रिपोर्ट 3 पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान करती है। पहला किसकी पहचान करती है भाई? शहरी ध्वनि प्रदूषण, जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया। दूसरा जंगलों की आग के बारे में। और तीसरा फेनोलॉजिकल परिवर्तन। फेनोलॉजिकल परिवर्तन का मतलब होता है अभूतपूर्व बदलाव। पहले कुछ और था, अब बिल्कुल ही चेंज हो गया। इसको हम कहते हैं ना कि एक विकास हो चुका है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विकास हो चुका है। किस किस चीज में? जलवायु परिवर्तन में, प्रदूषण में, जैव विविधता के क्षरण को रोकने के लिए जो भी हमारे पास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बदलाव हो चुके हैं, उनके बारे में ये रिपोर्ट बात करती है। पहला शहरी ध्वनि प्रदूषण के बारे में बात करती है, दूसरा जंगल की आग के बारे में बात करती है, और तीसरा किसके बारे में भाई? फेनोलॉजिकल जो चेंजेस हमारे पास होती है उसके बारे में ये बात करती है। विवाद क्यों हो गया? मैंने कहा ना विवाद हुआ, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट होगी। तो विवाद हुआ क्या, हम इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यह रिपोर्ट दुनिया भर के कई शहरों में शोर, ध्वनि प्रदूषण है तो भी शोर क्यों होगा, शोर के स्तर के अध्ययन के बारे में संकलित रिपोर्ट है। कितने शहरों की बात करती है? अभी 61 शहरों की रिपोर्ट ये दे रही है। इसमें एक सबसेट, 61 शहरों का एक सबसेट बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया 61 शहरों का, जो किसके बारे में बात करता है? अभी डेसिबल की जो सीमा है, आप जानते हो ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? अभी डेसिबल। यदि ध्वनि हमारे पास होती है 53 डेसिबल, ये हम WHO ने हमें कहा है कि यदि 53 डेसिबल तक का यदि आपकी ध्वनि है तो ये आपके लिए शोर के अंदर नहीं आती है। लेकिन 53 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि है तो ये वायु ध्वनि प्रदूषण के रूप में आ जाती है। भी शोर के रूप में तो आती है 53 से पहले, लेकिन प्रदूषण हम उसको नहीं कहते। 53 से ज्यादा है तो वहां पर रहना हमारे लिए हानिकारक है, उसको प्रदूषण की संख्या में हम गिन लेते हैं। तो ये हमें बताती है कि किस शहर के अंदर कितना डेसिबल ध्वनि प्रदूषण है। इंडिया की बात करता हूं तो इस बार कितने शहर है? अभी 5 शहर है। 5 शहर है, में ताज्जुब की बात नहीं है। 4 शहर तो ऐसे हैं जो हर बार इस सूची के अंदर आते हैं। ताज्जुब की बात थी मुरादाबाद कैसे आ गया? दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, आसनसोल तथा मुरादाबाद, ये 5 शहर हैं जिसको इस सूची में शामिल किया गया है। 4 शहर तो हर बार आते थे, लेकिन 5वां मुरादाबाद इस बार आया, इसलिए चर्चा के अंदर आ गया। रिपोर्ट के अंदर मुरादाबाद को क्या कहां से कहां तक माना गया भाई? 29 से लेके 114 dB तक उन्होंने माना। कम से कम जब आपके यहाँ शोर होता है तो 29 dB का होता है, और ज्यादा से ज्यादा होता है तो 114 dB। कहाँ 53 और कहाँ 114 भी लगभग दुगने के आसपास हो गया, दुगने से भी ज्यादा हो गया। इसलिए हम यहाँ रेंज के अंदर आ गए, इस रेंज को दर्शाया गया है। और 114 का जो अधिकतम स्तर है, ये दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा शोर वाला शहर था। सबसे ज्यादा शोर हमारे पास ढाका के अंदर था, बांग्लादेश में शामिल था 119, सबसे ज्यादा है ढाका, बांग्लादेश 119। उसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा शोर वाला एक शहर बता दिया गया, तो कौन सा बता दिया गया? मुरादाबाद बता दिया गया। और पहली बार इस सूची के अंदर है, कभी था ही नहीं सूची के अंदर। और भी ज्यादा हमारे पास ताज्जुब की बात तो ये थी कि जो ये ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है वो 4 कारकों पे मापा जाता है। पहला, सड़क यातायात के जो प्रदूषण है, शोर जो है उसकी वजह से, उद्योगों के शोर की वजह से, जनसंख्या यदि ज्यादा है उस जनसंख्या घनत्व की वजह से क्या है? शोर ज्यादा हो सकता है, तो इस वजह से हमारे पास कुछ डेसिबल आ सकता है। लेकिन यदि हम सड़क यातायात की बात करते हैं, वहां पर मुरादाबाद हमारे पास इंडिया में कहीं नहीं आता है। उद्योगों की बात करें तो वहां पर ज्यादा उद्योग धंधे भी नहीं है। और जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो इतना ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी नहीं है कि जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ सके। जब यातायात वहां ज्यादा नहीं है, ज्यादा का मतलब है कि इतना ज्यादा नहीं है कि इस रेंज के अंदर आ जाए, है तो सही, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि इस रेंज के अंदर आ जाए। जब सड़क यातायात वहां ज्यादा नहीं है, उद्योग धंधे वहां इतने ज्यादा नहीं है तथा जनसंख्या घनत्व इतना ज्यादा नहीं है, तब विवाद उत्पन्न हुआ कि हमारा नंबर जो है सेकंड नंबर पे कैसे आ गया, 114 डेसिबल कैसे हो गया। यही हमारे पास क्या था? विवाद का विषय था। और प्रथम नंबर पे कौन है वो मैंने आपको बता दिया। शोर के स्तर को मापने का महत्व क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? इंपॉर्टेंस क्या है इसकी भी? हम शोर का जो लेवल है उसको माप रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है? WHO दिशा निर्देशों को पूरा करना। पहली बात तो यही है कि जो WHO के दिशा निर्देश है उसको हम पूरा करना चाहते हैं। जिसे हमने बताया कि हमारा मिनिमम 29 रहा, मैक्सिमम कितना रहा? 114 रहा। तो हमें बता दिया गया कि आपका इतना रह रहा है। WHO ने कहा है कि 53 dB तक रहना चाहिए, तो आप इसको कम करके कहां तक लाओ? 53 तक लाओ। तो हमें हर बार जब बता दिया जाएगा कि आपका शोर इतना है, तो हम WHO के दिशा निर्देश को पालन करने के लिए हमारे शोर को, ध्वनि प्रदूषण को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे, ताकि हम WHO के मानकों तक आ जाएं। वर्ष 2018 में WHO ने न्यूनतम दिशा निर्देश के तहत 53 dB सड़क यातायात के शोर को एक सुरक्षात्मक
स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा तक उन्होंने कहा 53 dB तक है तो आपकी हेल्थ के लिए ठीक ठाक है, लेकिन 53 dB से ज्यादा जाते ही वो आपकी हेल्थ को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, ये तो हम जानते ही हैं कि यदि ध्वनि प्रदूषण होगा तो सार्वजनिक स्वास्थ्य पे क्या पड़ेगा भाई, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फ्रंटियर रिपोर्ट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर शोर के प्रतिकूल प्रभावों सहित कई साक्ष्य संकलित किए हैं, जिसमें हल्के तथा अस्थायी संकट से लेकर गंभीर तथा पुरानी शारीरिक क्षति तक शामिल है। उन्होंने बताया है कि ऐसे नुकसान हैं, कुछ हल्के नुकसान भी होते हैं, कोई अस्थायी संकट भी होता है, लेकिन कोई हमारे पास गंभीर संकट भी हो सकता है और पुरानी शारीरिक क्षति जो है ये भी होता है। क्या क्या हो सकता है भाई, ध्वनि प्रदूषण से बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को रबे के कारण नॉइज डिस्टर्बेंस का खतरा बना रहता है। शोर प्रेरित जागरण भी, ऐसे जागरण हमारे पास हमने देखे हैं कि सारी रात चलते हैं और सारी रात ऊंची आवाज में डेस्क चलते रहते हैं। तो शोर प्रेरित जागरण के शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक तनाव प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है, क्योंकि नींद हार्मोन विनियमन तथा हृदय संबंधी कामकाज के लिए आवश्यक होती है। देखिए डेफिनेटली भाई, नींद यदि आपको नहीं आएगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ट्रैफिक शोर हृदय तथा चयापचय संबंधी विकारों जैसे कि उच्च रक्तचाप हो गया, ध्वनि उच्च रक्तचाप, टेरोनरी हृदय रोग, मधुमेह के विकास के लिए जोखिम कारक है। ये नुकसान बताया गया भाई, ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। लंबे समय तक पर्यावरण में शोर के संपर्क में रहने पर प्रतिवर्ष इस्केमिक हृदय रोग, ये हमारे पास हृदय रोग है कि 48,000 नए मामले हर साल सामने आ जाते हैं। 48,000 नए मामले, एक हिसाब से मैं बात करता हूं तो 4,000 मामले हर महीने हमारे पास सामने आते हैं, जो कि पूरे यूरोप के अंदर, केवल यूरोप की बात हो रही है, पूरी इंडिया की, पूरी दुनिया की बात नहीं हो रही, अकेले यूरोप के अंदर हर साल 12,000 लोगों की अकाल मृत्यु कारण ध्वनि प्रदूषण से हर साल 12,000 लोग मर जाते हैं। हर महीने के अंदर 1,000 लोग मर जाते हैं भाई। और यदि हर दिन की हम बात करते हैं तो लगभग 30 से 35 लोग हर दिन मरते हैं किसी भी ध्वनि प्रदूषण की वजह से। कितना नुकसानदायक है, और ये केवल और केवल यूरोप का डाटा है। यदि हम एशिया की बात करते हैं, जनसंख्या ज़्यादा एशिया के अंदर है, तो यहाँ तो और भी ज़्यादा भयानक स्थिति होगी, फिर यूरोप के अंदर ऐसा है। ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में यदि भारत के रुख की यदि हम बात करते हैं तो भारत में एक केंद्रीय बोर्ड है जिसका नाम है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPEB, को अपनी राज्य इकाइयों के साथ ध्वनि के स्तर को ट्रैक करने, मानकों को निर्धारित करने के साथ साथ यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि अत्यधिक ध्वनि के स्रोतों को नियंत्रण किया जाए। कि हमारे पास जो CPCB बना हुआ है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो बना हुआ है, उसका काम है कि हर राज्य के अंदर ऐसी एक कमेटियां बनी हुई है जो ध्वनि को, जो भी प्रदूषण को नियंत्रित करती है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाए, उनके साथ मिलकर काम करे, जहां जहां ध्वनि प्रदूषण होता है उसको ट्रैक करे, उसके लिए मानक निर्धारित किए गए हैं, उनकी पालना का प्रयास सुनिश्चित करे तथा इस बात का ध्यान रखे कि अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण कहीं भी नहीं हो। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण के जो स्रोत है उन पे भी कंट्रोल करने का काम किया जाए। साथ ही साथ एजेंसी के पास एक मैनुअल मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, एक ऐसा सिस्टम भी है जो मैनुअली ऑपरेट होता है, लोगों के द्वारा जाके ऑपरेट किया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रमुख शहरों में सेंसर लगाए जाते हैं तथा कुछ शहरों में वास्तविक समय पर शोर को ट्रैक करने की भी सुविधा हमें दी गई है। तो ये सब कोशिश इंडिया के द्वारा की जा रही है। ये तो कोशिश की हम बात थी। अब हम चर्चा करते हैं कि भारत में ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कोई कानून भी है या नहीं है। तो हाँ, कानून है। पहले हमारे पास कानून हुआ करता था ध्वनि प्रदूषण तथा इसके स्रोतों को वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981, ये हमारे पास इतना बड़ा कानून हुआ करता था। तो पहले हमारे पास कानून का नाम क्या था, वायु प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत ही ध्वनि प्रदूषण कंट्रोल किया जाता था। वायु प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत उद्योगों से उत्पन्न होने वाले शोर को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण समितियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। तो जो भी हमारे पास उद्योगों से या किसी भी तरह का प्रदूषण हमारे पास होता था उसको 3 इकाइयों के द्वारा, पहला राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के द्वारा, अगला राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, आगे प्रदूषण नियंत्रण समितियों के द्वारा, ये हमारे पास अलग अलग संस्थाएं बनी हुई थी, इनके द्वारा कंट्रोल किया जाता था। लेकिन यदि आज की बात करता हूं तो आज हमारे पास ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण अधिनियम 2020 बना हुआ है, 2000 बना हुआ है। ये वायु प्रदूषण के बारे में था। ये स्पेशल हमारे पास किसके बारे में है, ध्वनि प्रदूषण के बारे में है। इस अधिनियम के तहत ही हमारे पास क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 बनी हुई है और पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के तहत मोटर वाहनों
एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, डिजिटल जनरेटर तथा कुछ अन्य प्रकार के जो उपकरण हैं उनके लिए हमने ध्वनि के जो मानक हैं, स्टैंडर्ड है, उनको भी क्या किया है, निर्धारित किया है। तो ये हमारे पास कानूनी प्रावधान है ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के बारे में। अब चलते हैं हम अगली रिपोर्ट की तरफ जिसका नाम है IPCC छठी आकलन रिपोर्ट का भाग 3। IPCC की छठी रिपोर्ट आई है। उस छठी रिपोर्ट का भी हमारे पास कौन सा भाग आया, अभी तीसरा भाग आया है। उस रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु विज्ञान निकाय, IPCC का पूरा नाम है जलवायु विज्ञान निकाय, ने जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC ने अपनी छठी आकलन रिपोर्ट दी है जिसका नाम क्या है अभी AR6। इसका भी कौन सा भाग दिया है, तीसरा भाग अभी आया छठी रिपोर्ट का। रिपोर्ट का जो दूसरा भाग था मार्च 2022 में आया था। उस भाग में क्या कहा था, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में, जोखिमों के बारे में तथा कमजोरियों के बारे में प्रावधान किया गया था। उसका पहला भाग आया था वर्ष 2021 के अंदर जिसमें जलवायु परिवर्तन के भौतिक विज्ञान से संबंधित था। और यही हमारे पास जो भाग था, यही जो रिपोर्ट थी, इसी रिपोर्ट में कहा गया था कि 2040 तक जो हमारा तापमान है वो 1.5 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसी रिपोर्ट के अंदर हमें कहा गया था। हम बार बार इसकी चर्चा करते हैं कि हम 2050 तक हमारा तापमान जो है 1.5 डिग्री से कम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन रिपोर्ट कहती है 2040 तक ही आपका तापमान 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा। इस रिपोर्ट के अंदर मुख्य हमारे पास प्रावधान क्या क्या थे। पहला था ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। वर्ष 2019 में वैश्विक शुद्ध मानव जनित ग्रीन हाउस गैस, कौन सी भाई, पहली बात तो शुद्ध ग्रीन हाउस गैस है और दूसरी मानव जनित है। ये दो टर्म है, इनको पढ़ते हैं भी, शुद्ध क्या है और मानव जनित क्या है। वैश्विक शुद्ध मानव जनित ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 59 गीगावाट कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष था। यदि 59 गीगावाट कार्बन डाइऑक्साइड कितनी उत्सर्जित होती उतनी हमारे पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित की गई थी 2019 के अंदर, जो 1990 की तुलना में हमारे पास 54% ज्यादा था। 1990 में जितना था उसके बजाय 54% ज्यादा कब है भाई, 2019 के अंदर। एक साल से मान लेता हूँ 30 साल के बाद की हम चर्चा करते हैं तो 54% बढ़ोतरी हो गई है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के अंदर। शुद्ध उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, शुद्ध उत्सर्जन से तात्पर्य, मैंने कहा ना एक शुद्ध है तथा दूसरा मानव जनित है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। शुद्ध उत्सर्जन से तात्पर्य दुनिया के जंगलों तथा महासागरों के द्वारा अवशोषित किए गए उत्सर्जन में से कटौती करने के बाद होने वाला उत्सर्जन है। कुल मान लो 100 ग्राम उत्सर्जित होती है और उस 100 ग्राम में से मान लो 50 ग्राम जो है अवशोषित कर ली जाती है, चाहे जंगलों के द्वारा की जाए चाहे महासागरों के द्वारा की जाए, किसी भी तरह से अवशोषित कर ली जाती है। इस अवशोषण के बाद जो हमारे पास बचती है 100 में से 50 के 50, तो ये 50 ग्राम का उत्सर्जन जो है ये कहलाता है शुद्ध उत्सर्जन। हम उसी उत्सर्जन की बात कर रहे हैं। दूसरा मानव जनित उत्सर्जन से तात्पर्य ऐसी उत्सर्जन से है जो ऊर्जा के लिए कोयले को जलाने या जंगलों को काटने जैसी मानव गतिविधियों के कारण होता है। आम बात है कि मानव की गतिविधियों की वजह से होने वाला उत्सर्जन क्या कहलाता है, मानव जनित उत्सर्जन कहलाता है। यह उत्सर्जन वृद्धि मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने तथा औद्योगिक क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के साथ साथ मीथेन गैस के उत्सर्जन से होती है। डेफिनेटली भाई, जीवाश्म ईंधन जल रहा है उस वजह से हुई है, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस जलती है उद्योगों के अंदर जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, साथ ही साथ मीथेन गैस भी बनती है जो ज़्यादा नुकसानदायक हमारे लिए है। उस वजह से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में हमें दिक्कत आ रही है या बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन हमारे लिए एक बात यह है, शांति वाली बात है या संतोष देने वाली बात यह है कि 2010 से 2019 यदि इस दशक की हम बात करते हैं तो इसमें जो उत्सर्जन की वार्षिक वृद्धि दर थी वो हमारे पास 1.3% हो गई। मतलब कि पिछले दशक में जितना था उसकी बजाय उससे 1.3% ज्यादा हमारे पास इस दशक के अंदर बढ़ा है। लेकिन पहले की यदि हम बात करते हैं तो ये वृद्धि दर हमारे पास 2.1% थी। तो कम से कम हम इसी बात से ही संतोष कर सकते हैं कि हमारी वृद्धि दर जो है वो तो कम होती जा रही है। पहले 2.1% थी, अब 1.3% है। और ये कमी क्यों हुई है, हम जानते हैं कि दुनिया के लगभग 18 देश ऐसे हैं जिन्होंने पेरिस समझौते पे सिग्नेचर किया हुआ है या अलग अलग प्रोटोकॉल पे सिग्नेचर किया हुआ है, जिस वजह से वो अपने यहाँ पे डीकार्बनाइजेशन मतलब कि जो कार्बन तथा नाइट्रोजन है उसे उत्सर्जन में कमी करने के लिए या ऊर्जा दक्षता के उपायों को करने के लिए या कम ऊर्जा की मांग के लिए लगातार 10-15 सालों से प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आई है। और इसीलिए जो इनकी विकास दर थी, वृद्धि दर जो थी, उसमें क्या ये कमी आई है, 2.1% से 1.3% तक आके सीमित हो गई है।
सबसे कम विकसित देशों द्वारा उत्सर्जन, दूसरी रिपोर्ट में हमें दूसरा पॉइंट हमारे पास इस रिपोर्ट का है कि जो हमारे पास सबसे कम विकसित देश है, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री जो है, उनके द्वारा 2019 के अंदर जो उत्सर्जन किया गया था विश्व के कुल उत्सर्जन का केवल 3.3% था। मतलब कि इनके द्वारा कम किया गया है भाई। जो हमारे पास कम उत्सर्जित विकसित देश है उनके द्वारा केवल 3.3% और विकसित देश जो है उनके द्वारा हद से ज्यादा 50 से 60% उत्सर्जन केवल विकसित देशों के द्वारा किया जाता है। कम उत्सर्जन प्रौद्योगिकियां, अभी नई नई टेक्नोलॉजियां आई हैं हमारे पास, ऐसी टेक्नोलॉजियां जिससे उत्सर्जन कम होता है। 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा, भवन, परिवहन, भूमि तथा अन्य क्षेत्रों में व्यापक सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है तथा प्रत्येक क्षेत्र में विकास के लिए कम उत्सर्जन तथा शून्य कार्बन के मार्ग को अपनाना सस्ती कीमत का समाधान करना होगा। डेफिनेटली भाई, यदि हम अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो हमारे पास उत्सर्जन क्या होगा, कम होगा, यही बात कही है। तीसरा यहाँ पे क्या था, मांग पक्ष संबंध, जो हमारी मांग होती है, डिमांड होती है, डिमांड कंट्रोल कर लिया जाएगा तो भी उत्सर्जन कम हो सकता है। रिपोर्ट में यही भी कहा गया कि मांग पक्ष संबंध अर्थात व्यवहार परिवर्तन, जैसे कि पौधे आधारित आहार को अपनाना, पैदल चलना, जैसे हम क्या करते हैं मोटरसाइकिल पे चलते हैं उसके लिए पैदल चलो, साइकिल पे चलो, या कुछ ऐसे आप व्यवहार बनाओ जो पौधे के आधारित आहार हो उसको आप ज्यादा खाना शुरू करो। यदि इनका उपयोग हम करेंगे तो इनकी मांग जो हमारे पास दूसरी कार्बनिक पदार्थों की मांग जो है जिनकी वजह से उत्सर्जन ज्यादा होता है उनकी मांग हमारे पास कम होगी। आपका सर पौधे आधारित आहार कैसे, जैसे आप फल पौधे ज्यादा खाएंगे, सब्जियां ज्यादा खाएंगे, फल आप ज्यादा खाओ, उनको पकाना नहीं पड़ेगा तो उनसे क्या है भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा, ईंधन कम जलेगा, उत्सर्जन कम होगा। सेम उसी बात है। यदि हम ऐसा करेंगे तो अनुमान है कि 2050 तक जो हमारा अंतिम उद्योग है उसमें 40 से लेकर 70% तक की कमी ला सकते हैं। आगे हमारे पास चौथा क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पादन पर प्रभाव। भी कई लोग ये कह देते हैं कि यदि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगे, ये सब करने लगे तो हमारा पैसा खर्च हो जाएगा, इससे जो हमारी जीडीपी है उस पर फर्क पड़ेगा। लेकिन देखने में ये आया है कि इस पे जो पैसा खर्च होता है इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत अच्छा है और इतना ज्यादा हमें फायदा होने वाला है कि उस पैसे को हम नगण्य भी कर सकते हैं। तो यही लिखा है कि डीकार्बोनाइट्रेशन में निवेश का वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी पर क्या है बहुत ही कम प्रभाव डालेगा। ऐसा मत सोचो कि प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। सूक्ष्म स्तर पर की कमी, हाँ ये देखा गया है कि जो छोटे देश हैं उन छोटे देशों के अंदर पैसा पहले से ही कम है, तो इसलिए उन देशों के अंदर इस फील्ड के अंदर काम करने में कमी है। कमी अपने आप में, पैसा कम है, पैसा ज्यादा होगा तो टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, पैसे नहीं है तो टेक्नोलॉजी का यूज बेचारे कहां से करें। हालांकि महत्वाकांक्षी समान लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक स्तरों पर वित्तीय प्रवाह में कमी देखी जाती है। यह अंतराल कृषि, वानिकी तथा अन्य भूमि उपयोग तथा विकासशील देशों में सबसे अधिक है डेफिनेटली। लेकिन वैश्विक वित्तीय प्रणाली काफी बड़ी है तथा इन अंतरालों को समाप्त करने के लिए प्राप्त हमारे पास विकसित पूंजी है। हमने देखा था ना कि जो पेरिस समझौता था उसमें भी कहा गया था जो विकसित देश हैं वो हर छोटे छोटे देशों को क्या देंगे भी, आर्थिक सहायता देंगे, खरबों रुपए की सहायता देंगे। तो दुनिया की अगर वैश्विक लेवल पे हम बात करते हैं पैसा बहुत है, लेकिन छोटे देश होगी, विकासशील देश होगी, वहां पर पैसा कम है, इसलिए छोटे छोटे स्तरों के ऊपर वित्त की कमी देखी गई है। इस वजह से हम कार्बन को उत्सर्जन करने के लिए कम करने वाले जो स्कीमों को ज्यादा लागू नहीं कर पाते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, आईपीसीसी के पूरा नाम हमारे पास है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। इसकी हम बात करते हैं भी क्या है, यह है जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी हमारे पास साइंस है उसका आकलन करने के लिए, मापदंड लेने के लिए जो भी इंटरनेशनल संस्था है जिसका नाम हमारे पास क्या है, आईपीसीसी। आईपीसीसी की स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी तथा विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा की गई थी, 1988 में की गई थी। यह जलवायु परिवर्तन पर नियमित वैज्ञानिक आकलन, इसके निहितार्थ तथा भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ साथ अनुकूल तथा समन के विकल्प उपलब्ध करवाता है। आईपीसीसी की आकलन रिपोर्ट जो है आईपीसीसी की पहली बार आई थी हमारे पास 1990 के अंदर। उससे पहले कोई रिपोर्ट नहीं आई थी क्योंकि हमने अभी तो देखा ना इसका गठन कब हुआ था, अभी 88 में गठन हुआ था, तो 2 साल में रिपोर्ट दे दी बेचारे ने। 1990 के अंदर इसकी पहली रिपोर्ट आई थी और जो पृथ्वी की जलवायु स्थिति का सबसे व्यापक जो हमारे पास क्या था, मूल्यांकन था। प्रत्येक 7 वर्ष के बाद आईपीसीसी अपनी रिपोर्ट देती है। 90 में आई, उसके बाद 95 के अंदर आई, उसके बाद 2001 में आई, उसके बाद 2007 में आई, उसके बाद 15 में आई और हाल ही के अंदर 2022 के अंदर आई है। प्रत्येक 7 साल के अंदर आती है। बस यहाँ पर हमारे पास जो पहली रिपोर्ट में गैप था कितना था, 5 साल था। आकलन रिपोर्ट जो है 3 कार्यकारी समूह के द्वारा बनाई जाती है। ऐसे नहीं है कि एक आदमी बैठेगा रिपोर्ट बना देगा। हमारे पास वैज्ञानिकों के अलग अलग हमारे पास समूह बने हुए हैं, 3 समूह बने हुए हैं। कार्यकारी समूह नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ये अलग अलग काम करते हैं। पहला समूह क्या काम करता है,
जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार के ऊपर काम करता है। दूसरा, जो भी संभावित प्रभाव होने वाले हैं, कमजोरियां होने वाली है, अनुकूलन के मुद्दे जो है उनके बारे में चर्चा करता है। और तीसरा, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए की जा सकने वाली कार्यवाहियों से संबंधित है। तो ये तीन हमारे पास अलग अलग वैज्ञानिकों के ग्रुप बने हुए हैं, ये अलग अलग काम करते हैं और उसके बाद में देते हैं IPCC की रिपोर्ट। आगे चलते हैं अगली रिपोर्ट के बारे में। वायु गुणवत्ता डेटाबेस 2022 की रिपोर्ट हमारे पास WHO ने दी है। जो हमारे पास वायु गुणवत्ता है, जो क्वालिटी ऑफ एयर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात करते हैं 2022 की, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। चर्चा में क्यों है? इसलिए है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, जो WHO है उसके द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस हमारे पास होता है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस था, उससे पहले वायु गुणवत्ता डाटाबेस 2022 जारी किया गया था, जो ये दर्शाता है कि लगभग पूरी आबादी 99% भाई लगभग पूरी ही आबादी होगी WHO के द्वारा निर्धारित किए गए वायु गुणवत्ता सीमा से अधिक हवा में सांस लेती है। जो WHO ने हमारे लिए गुणवत्ता डिसाइड की है कि यदि आप इससे नीचे की यदि एयर क्वालिटी है उसमें सांस लोगे तो आपके लिए हानिकारक होगा, और इससे अच्छी यदि क्वालिटी के अंदर सांस लोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन देखने में ये आया है कि 99% लोग ऐसे हैं जो घटिया क्वालिटी की जो एयर हमारे पास है उसमें सांस लेते हैं, यही कहा गया है। WHO के द्वारा पहली बार नाइट्रोजन, इस रिपोर्ट के अंदर WHO ने पहली बार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वार्षिक औसत सांद्रता की जमीनी स्तर पर माप की है। इससे पहले नहीं की होगी, पहली बार की है NO2 की माप। इसमें उन्होंने 10 माइक्रोग्राम के जो कण होते हैं PM10 तथा 2.5 माइक्रोन के जो कण है PM2.5 के बराबर तथा उससे छोटे व्यास वाले पार्टिकुलर कणों का भी माप किया है। तो जितने छोटे से छोटे कण पॉसिबल हो सकते थे उन सभी पॉसिबल कणों का माप किया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में। और पहली बार है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जमीनी स्तर के ऊपर उन्होंने जांच की है। प्राप्त निष्कर्षों ने WHO को जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर अंकुश लगाने, वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए अन्य ठोस कदम उठाने के महत्व को उजागर करने के लिए प्रेरित किया है। इससे पहले विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अंदर आई थी। मध्य तथा दक्षिणी एशिया के 15 शहरों को प्रदूषित बताया था उन्होंने, और उस 15 शहरों के अंदर 11 शहर कहाँ के थे? भाई भारत के थे। इम्पोर्टेंट है। जो रिपोर्ट आई है उसके मुख्य बिंदु जान लेते हैं। क्या हमारे पास? पहला है हानिकारक वायु। 117 देशों का सर्वे किया गया, 6000 से ज़्यादा शहरों का सर्वे किया गया, निगरानी रखी गई, लेकिन उसमें नागरिक अभी भी सूक्ष्म कणों तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अस्वास्थ्यकर स्तर में सांस ले रहे हैं, जबकि निम्न तथा मध्य आय वाले देशों के अंदर ज़्यादा जोखिम उठा रहे हैं। मैंने कहा कि लगभग 90% आबादी ऐसी है जो प्रदूषित वायु के अंदर सांस ले रही है। डाटाबेस का बढ़ा हुआ संग्रह, मैंने कहा पहले कम देशों में होता था, इस बार 6000 से ज़्यादा शहर हैं। 2018 के अंदर 2000 से ज़्यादा शहर थी, लेकिन इस बार हमारे पास 6000 से ज़्यादा शहर हैं। 6000 से ज़्यादा हमारे पास बस्तियां हैं जिसमें PM10 भी इनको मापा गया है। वायु प्रदूषण का प्रभाव की यदि हम बात करते हैं तो वही प्रभाव जो हमने पिछले वाले रिपोर्ट के अंदर देखा है, जो PM10 वगैरह है, ये किस किस के बारे में बात करते हैं? विरक्त प्रभाव भी हमारे पास प्रभाव डालते हैं। कार्डियोलॉजी जो हमारे पास हृदय का वो जो है हमारे पास स्ट्रोक जो है उन पर प्रभाव डालते हैं। श्वसन में होती दिक्कत आती है, खांसी, घबराहट, ये सब आती है। ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हो अच्छे से। WHO ने जो नए दिशा निर्देश दिए हैं वायु गुणवत्ता के, मैंने बताया 2018 में दिए हैं, 2018 में, अब 2021 में उन्होंने नए दिशा निर्देश दिए हैं। उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्या दिशा निर्देश दिए हैं। तो वर्ष 2021 के दिशा निर्देश प्रमुख वायु स्तरों की कम करने की, विश्व की आबादी को स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नए गुणवत्ता वायु स्तरों की सिफारिश करते हैं, जिनमें से कुछ जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। उन्होंने कहा है कि यदि आप हमारे नए निर्देशों का पालन करोगे तो एक तो आपके जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायता मिलेगी, साथ ही साथ जो मानव का स्वास्थ्य है उसको भी क्या करने में भी अच्छा करने में आपको क्या मिलने वाली है? सहायता मिलने वाली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह कदम सरकार द्वारा नए सख्त मानकों को विकसित करने की दिशा के अंदर एक मंच तैयार करता है। भी सरकारें भी अपने अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग लेवल तैयार डिसाइड करती है कि आपके पास इतना प्रदूषण होना चाहिए, इतना ये सब कुछ होना चाहिए। लेकिन WHO जब भी कोई अपने नए मानक देता है तो ये एक मंच प्लेटफॉर्म देता है अपनी सरकारों को कि आप इस जो हमारी रिपोर्ट है उसको रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आप अपने स्टैंडर्ड डिसाइड कर सकते हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए दिशा निर्देश 6 प्रदूषकों को क्या करते हैं? भी शामिल करते हैं। 6 प्रदूषक कौन कौन से? पहला PM2.5, दूसरा PM10, तीसरा ओजोन, चौथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पांचवा सल्फर डाइऑक्साइड और छठा क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है। 6 हमारे पास जो फैक्ट हैं, 6 प्रदूषक हमारे पास हैं, उनको शामिल किया गया है। ऐसे प्रदूषक हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और इन 6 की लिस्ट मैंने आपको बता दी है। प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए हरित पहल, अगली रिपोर्ट पे हम जाते हैं। चर्चा में क्यों है? भी चर्चा में इसलिए है कि हाल ही के अंदर केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री, पूरा नाम ध्यान रखना भाई, केंद्रीय
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, जो हमारा प्लास्टिक अपशिष्ट है उसके प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए या प्रभावी रूप से उसका प्रबंधन करने के लिए लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए 2 बातें की है। पहला तो एक शुभंकर उन्होंने जारी की है, इस शुभंकर का नाम क्या रखा है, प्रकृति। शुभंकर तो आप जानते ही हो, सिंबल जिसको मैं एक हिसाब से कह सकता हूँ, प्रकृति नाम का एक शुभंकर जारी किया है। तथा दूसरा एक पहल योजना मैं कह सकता हूँ, इसके अंदर हरित पहल नाम की योजना का शुभारंभ किया है। 2 बातें, पहला क्या भी प्रकृति है, ये हमारे पास क्या है, शुभंकर है, और दूसरा हमारे पास हरित पहल है, ये हमारे पास क्या एक योजना है। शुभंकर जनता के बीच छोटे छोटे बदलावों के बारे में अधिक जागरूकता फैलाएगा। शुभंकर किस लिए है भाई, छोटे छोटे चेंज होने चाहिए, छोटे छोटे चेंज ही हमारे लिए बहुत बड़ा इफेक्ट डाल देते हैं आगे जाके पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। तो छोटे छोटे चेंज करने में बहुत ही ज़्यादा प्रभावी जागरूकता वाले कदम उठाने वाले हैं शुभंकर, जिन्हें बेहतर पर्यावरण के लिए हमारे जीवन शैली में स्थायी रूप से अपनाया जा सकता है। इससे पहले यदि हम बात करते हैं, पर्यावरण मंत्री तथा जलवायु मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 की भी घोषणा की थी। इन नियमों की भी हमने घोषणा की है। शुरू की गई हरित पहल क्या है भाई, हरित पहल में क्या किया है, शुभंकर का तो हमने देख लिया। हरित पहल क्या चीज है, मिनिस्ट्री के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के उन्मूलन पर राष्ट्रीय डैशबोर्ड केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्य संघ सरकारों को सभी हितधारकों को एक साथ लाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन तथा प्लास्टिक कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रगति। देखिए एक बात ये है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये आपने सुना है। यदि हम कह दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कुछ कर देगी, कुछ नहीं हो सकता, कह दें कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर देगी, बहुत कुछ नहीं हो सकता है। तो ये जो पहल की गई है इसमें कहा गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट मिनिस्ट्रीज हैं, कोई भी हमारे पास कंपनीज है, कोई भी हमारे पास शेयर होल्डर्स है, कोई भी हमारे पास प्रॉफिटियर्स है, सभी को एक साथ इकट्ठा करो और एक साथ इकट्ठा करने के बाद आप ऐसी प्रभावी तकनीक योजना बनाओ जिससे कि क्या हो सकता है, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है कम से कम भी कचरा, प्लास्टिक कचरा क्या होगा, उसी कचरा जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो रीयूजेबल प्लास्टिक है तो बार बार यूज हो जाएगा, कचरा होगा कहां पर। तो सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे पास है, उसको प्रभावी रूप से उसका क्या करना है भी हमने एक हिसाब से क्या खात्मा करना है, उसके लिए हमने सभी को साथ मिलकर काम करना है। और जो हरित पहल है ये सभी को साथ लेके काम करने के लिए हमारे एक मंच तैयार करती है, एक हमें प्लेटफॉर्म देती है। सेकेंड, प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना। सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक हमारे पास वेस्ट होता है वो होता है पैकेजिंग के अंदर। हम चाहे कुछ भी पैकेजिंग करें, आप छोटा छोटा भी देख लो ना, आपके घर में दवाइयाँ आती है प्लास्टिक में पैक होके आती है, आपने पेन खरीदा होगा तो पेन का कवर जो है क्या प्लास्टिक का है, तो इसी की बात कह रहा है कि जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ेगी हमें। क्या पैकेजिंग करते हो तो इस प्लास्टिक का जो आप सिंगल यूज प्लास्टिक यूज कर रहे हो उस प्लास्टिक का आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अच्छे से डिग्रेड करना पड़ेगा इसको, इसके लिए आपकी जवाबदेही होनी चाहिए। आपको पता होगा बिहार के अंदर 2020 के अंदर बिहार सरकार ने जो दूध की थैलियां हैं उनको रीयूजेबल दूध की थैलियां बनाया उन्होंने, जो दूध की थैलियां होती है, और उन्होंने लोगों को प्रोत्साहन दिया कि यदि आप आधा किलो वाली दूध की थैली में वापस लौटाते हो तो हम 50 पैसे आपको देंगे, 1 किलो वाली थैली वापस लौटाते हो तो हम आपको 1 रुपया देंगे। ये क्या था भाई, लोगों को प्रोत्साहन दिया गया, लोग 1 रुपये की लालच के अंदर वो थैलियां वापस देने लगे और उससे हम क्या करने लगे भाई, रीयूजेबल थी तो उनको वापस रीयूज किया जाने लगा थैलियों को। तो हमें कितनी थैलियां एक दिन के अंदर वेस्ट होती होगी, वो हमारे पास कचरा ही था लेकिन उसको क्या किया जाने लगा भाई, यूज किया जाने लगा। तो यही बात की जो पैकेजिंग हमारी है उसके लिए जो पैकेज कर रहा है उसकी क्या करनी पड़ेगी भाई, हमें जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ेगी। दूसरा, जो पैकेज किया गया सामान भेजा जाता है उसको ट्रैक भी करना पड़ेगा ना, भी आपको यह तो कह दिया आप इसका वो करो, डिस्पोज इसको करना पड़ेगा, लेकिन ट्रैक करेंगे तो ये पता चलेगा उसने डिस्पोज किया या नहीं किया। उसने तो पैकेज करके भेज दिया तो जहाँ पर भेजना था, अब सामने वाले ने क्या किया ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, उत्पादक बढ़ाने पड़ेंगे, आयातकों ब्रांड मालिकों के माध्यम से EPR क्या भी एक्सटेंडर प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास मोबाइल पोर्टल लॉन्च किया गया है। दूसरा काम हमें ये किया गया। तीसरा, नागरिकों को अपने क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री, उपयोग, विनिर्माण की जांच करने, प्लास्टिक के खतरे से निपटने के लिए सक्षम बनाने के लिए CPCB जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हमारा है उसके द्वारा एकल उपयोग प्लास्टिक की शिकायत निवारण के लिए मोबाइल ऐप बनाया गया है। एक मोबाइल ऐप भी बना दिया गया, यदि कोई भी नागरिक शिकायत करना चाहता है सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में तो इस मोबाइल ऐप पे शिकायत कर सकता है। प्लास्टिक कचरे की पुनर्चक्रण हेतु आगे आने और अधिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा संस्थान के द्वारा राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा अपशिष्ट प्लास्टिक से ग्राफीन का उत्पादन किया जा रहा है, उत्पादन किया। ग्राफीन हमारे पास एक हिसाब से मैं क्या कह दूं आपको, बहुत ही मजबूत प्लास्टिक है।
कूलर देखे होंगे आपने आजकल, जो शादी ब्याह के अंदर आपने बड़े बड़े कूलर देखे होंगे, काले से रंग के बड़े बड़े कूलर होते हैं जो पानी फेंकते रहते हैं। उस कूलर की आप बॉडी देखो, इतनी हार्ड बॉडी होती है, वो प्लास्टिक की बनी होती है। जो बॉडी बनी होती है प्लास्टिक ग्राफीन से ही बनी होती है। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको हम ग्राफीन के अंदर चेंज कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा है, वो लचीला होता है, सॉफ्ट होता है, हार्ड भी हो सकता है। उसके अंदर जो ग्राफीन बनाया जाता है ना, इसमें कार्बन का एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। इस तरह की स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, कार्बन के परमाणु हैं आपस में इस तरह से बंधे होते हैं, इसको हम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक हमारे पास तैयार होता है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक से भी हम क्या बना सकते हैं, ग्राफीन बना सकते हैं। तो कचरा हमारे पास वेस्ट नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए केंद्र सरकार बढ़ावा दे रही है। जो हमारे पास राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम है उसके साथ मिलकर तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संस्थान है, इन दोनों के साथ मिलकर ग्राफीन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत की बात की जा रही है, हर साल लगभग 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा करता है भाई। हर साल 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा किया जाता है भारत के द्वारा। और प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन पिछले 5 साल में लगभग कितना हो गया भाई, दुगुना हो गया है। ध्यान से देखो, हर 5 साल में दुगुना प्लास्टिक का उत्पादन होता जा रहा है प्रति व्यक्ति भाई। 5.5 मिलियन टन कचरा भाई, तोबा बहुत ज्यादा कचरा है। यदि ऐसा कचरा होता रहा, पहाड़ लग जाएंगे कचरों के। ये तो हमारे पास हरित पहल की हम बात की। इससे पहले हमने क्या किया, हम और पहले की है, आप जानते हो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, भारत प्लास्टिक समझौता प्रोजेक्ट, रिप्लान, अन प्लास्टिक कलेक्टिव तथा गोल्ड लीडर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ये हमने शुरू किए हैं। इसके बारे में अब चर्चा करते हैं अगली न्यूज़ के बारे में। जिला गंगा समितियां तथा नमामि गंगे। नमामि गंगे के बारे में तो आपने सुना होगा। गंगा की सफाई के लिए, गंगा को साफ सुथरा रखने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, इसका नाम था नमामि गंगे। और इसी के तहत हर जिले के अंदर समितियां बनाई गई हैं जिनका नाम रखा गया है जिला गंगा समितियां। हाल ही में चर्चा में है, क्यों चर्चा के अंदर देख लेती हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत डिजिटल डैशबोर्ड फॉर द डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी, डिजिटल डैशबोर्ड फॉर द डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी, जो भी गंगा कमेटियां हैं, डिस्ट्रिक्ट जिला गंगा कमेटियां हैं, उनके लिए डिजिटल डैशबोर्ड तैयार किया है तथा परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। 2 बातें, पहला डिजिटल डैशबोर्ड, एक साल से मैं कह दूं कि वेबसाइट लॉन्च किया उनके लिए। दूसरा, जो डिस्ट्रिक्ट जिला गंगा समितियां जो हमारे पास है वो क्या काम कर रही हैं उनको मॉनिटर करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, इसका नाम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। तो 2 बातें लॉन्च की है, डिजिटल डैशबोर्ड फॉर द डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी, और दूसरा क्या किया है भाई, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। ये जिला गंगा कमेटी बनाई क्यों गई है भाई, आम लोगों तथा नदी के बीच में संबंध को बढ़ावा देने के लिए जिला गंगा कमेटी का गठन किया गया है। जिला गंगा कमेटी इसलिए कि आम लोग गंगा नदी के साथ मिल सके, गंगा नदी आम लोगों के साथ मिल सके, मतलब कि मिल सके मतलब गले मिलना भाई, पर्यावरण को भी, गंगा का जो इन्वायरमेंट है वो भी दूषित नहीं हो और आम लोग उस गंगा नदी का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। इसी के लिए बनाई गई है जिला गंगा समितियाँ। जिला गंगा समितियों के विषय में कुछ और हम तैयार करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों में प्रबंधन तथा प्रदूषण उपशमन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर एक तंत्र स्थापित किया गया, जिसे गंगा नदी बेसिन पर स्थित जिलों में जिला गंगा समितियों का गठन किया गया। कहाँ किया गया, जहाँ जहाँ गंगा नदी गुजरती है उसके जो किनारे के दोनों पक्षों पे जो जिले हमारे पास आते हैं उन जिलों के अंदर जिला गंगा समितियों का गठन किया गया है। किस लिए, गंगा नदी के प्रदूषण का प्रबंधन ठीक ठाक ढंग से किया जा सके, इसके लिए जो जिला गंगा समितियां हैं इनको नमामि गंगे के तहत विकसित किया गया है भाई। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम वही बात है, दोबारा पढ़ने की जरूरत हमारे पास नहीं है। अब नमामि गंगे क्या है भाई, नमामि गंगे कार्यक्रम जो है एकीकृत संरक्षण मिशन है। कई कार्यक्रम का मिला जुला कार्यक्रम है, एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में शुरू किया गया था। केंद्र सरकार जब हमारे पास जो एनडीए की पहली सरकार बनी थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने सरकार बनाते ही पहला काम ये किया था नमामि गंगे, और जो उमा भारती जी थे उनको इसका क्या बनाया गया था अभी, मिनिस्टर बनाया गया था। जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में इसे अनुमोदित किया गया था, ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन तथा राष्ट्रीय गंगा नदी के संरक्षण तथा कायाकल्प के बारे में उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। यह जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है। 3-4 मंत्रालयों के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए क्या क्या था, एकीकृत है, यूनाइटेड है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ये हमारे पास मिशन था भाई, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, तथा इसके राज्य संकट संगठनों यानी राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो नमामि गंगे क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियां कौन सी है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, ये तो सेंट्रल लेवल पे हो गया। इसी तरह से हर राज्य ने भी अपने अपने राज्य के अंदर गंगा नदी के बारे में कोई ना कोई कार्यक्रम चला रखा है, जिसको कहा है राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह। तो उन दोनों की भागीदारी के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है।
यदि हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की, तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन राष्ट्रीय गंगा परिषद का क्रियान्वयन विंग है। हमारे पास एक परिषद है राष्ट्रीय गंगा परिषद, और इसकी हमारे पास जो कार्यकारी परिषद है इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है। इसे वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, जिसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को प्रतिस्थापित किया है। भाई पहले हमारे पास राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण हुआ करता था, अब उसको हटा दिया गया, अब हमारे पास क्या बना दिया गया, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन बना दिया गया। इसकी हम बात करते हैं 20,000 करोड़ रुपए का केंद्रीय वित्त पोषण है तथा गैर राज्य वित्त पोषण भी बहुत ज्यादा पैसे, इसके पास 288 योजनाएं शामिल है, ऐसा नहीं पूछा जाता। गंगा नदी के बारे में अन्य जो ये हमारे पास मिशन बनाया गया है, इसके मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं, ये क्या क्या काम करता है। पहला, सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयार करेगा। दूसरा, रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट करेगा, जो किनारे हैं उनका डेवलपमेंट करेगा। तीसरा, नदी सतह की सफाई करेगा, जैव विविधता को सुनिश्चित करेगा, वनीकरण करेगा, पेड़ पौधे लगाएगा, जन जागरण करेगा, लोगों के अंदर जागृति फैलाएगा, औद्योगिक प्रवाह की निगरानी करेगा तथा गंगा ग्राम की स्थापना करेगा। तो ये 7-8 हमारे पास जो काम हैं ये किए जाएंगे इस कार्यक्रम के तहत, और ये हमारे पास था 2022 की मई महीने का EVS का हमारा जो था करंट अफेयर। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने जानकारी हासिल की थी भारत ने अंटार्कटिक के लिए जो विधेयक बनाया है उसके बारे में जानकारी हासिल की। उसके बारे में हमने UNEP की ध्वनि प्रदूषण पर जो रिपोर्ट आई है मुरादाबाद को उन्होंने शामिल किया, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। फिर हमने जानकारी हासिल की IPCC की जो छठी रिपोर्ट आई थी आंकलन रिपोर्ट, उसके बारे में जानकारी हासिल की। IPCC कब कब रिपोर्ट देते हैं सब कुछ जाना। वायु जो गुणवत्ता हमारे पास एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हमने जाना 2022 में जो दिए गए हैं। प्लास्टिक का जो प्रभावी प्रबंधन कैसे किया जाए उसके बारे में जाना, और लास्ट में हमने जाना नमामि गंगे के बारे में तथा जिला गंगा कमेटियों के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा पढ़ाया गया पसंद आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो हिंदी मीडियम के अंदर अच्छी वीडियोज या अच्छे किसी चैनल की तलाश के अंदर अभी भी इधर उधर भटक रहे हैं। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।